5 फरवरी 2023 बरोज इतवार जनरल परवेज मुशर्रफ की रूह इस जहान फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर गई। ये 79 साल की उम्र में एक एमिलोडोसिस नामी बीमारी से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गए। ये पिछले कई साल से दुबई के एक अमेरिकन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। एक वक्त था जब जनरल दुनिया के 10 ताकतवर तरीन लोगों में से एक था। मरते वक्त उनसे ज़्यादा मजबूर और लाचार इंसान कोई नहीं था। मरने से चंद माह पहले मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी उनसे मिलने अस्पताल गए थे। इन्होंने वहां जो कुछ देखा उसे कॉलम में लिखा और उसका जिक्र किया। जावेद चौधरी लिखते हैं कि जनरल बोल नहीं सकता, नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया और मुलाकाती हैरत से बेड की तरफ देखने लगा। सामने बेड पर हड्डियों का ढांचा रखा हुआ था। आंखें अंदर को धंसी हुई थी, रंग जर्द पीला हो चुका था, पूरे जिस्म की जिल्द लटक रही थी, बाल उलझे हुए और गंदे थे और स्याह होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। वो ढांचा किसी भी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ दिखाई नहीं देता था। आंखों की चमक मांद पड़ चुकी थी, लहजे की खनक और चेहरे का एतमाद दम तोड़ चुका था और कसरती जिस्म को बिछड़े हुए सदियां गुजर चुकी थी। अब वो आईसीयू के एक वीआईपी मरीज के सिवा कुछ नहीं थे। मुलाकाती के तखय्युल को झटका लगा। उसने आंखें साफ की और टकटकी बांध कर देखती आंखों को सलाम करके बाहर आ गया। लेकिन दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने नर्स की दूसरी सरगोशी भी सुन ली। बेचारा जनरल उठ बैठ और खा भी नहीं सकता था। मैं जनरल मुशर्रफ के अरूजो जवाल का यानी शाहिद हूँ। वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन वजारत खारजा में काम करते थे और वालिदा बेगम जरीन मुशर्रफ स्कूल टीचर थी। परवेज मुशर्रफ अपने भाइयों के मुकाबले में ज़्यादा नालायक थे, लेकिन किस्मत की देवी सिर्फ उन्हीं पर आशिक थी। ये कमज़ोर जिस्म और छोटे कद के बावजूद भी फ़ौज में भर्ती हो गए और नशेबो फराज से गुजर कर लेफ्टिनेंट जनरल मुशर्रफ बन गए। उनके प्रमोशन में मौलाना फजल रहमान और बेनज़ीर भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया। जनरल मुशर्रफ ने 1993 में वाशिंगटन में बेनज़ीर भुट्टो की इसराइली एजेंसी के मुसाद ऑफिसर और इसराइली वज़ीर आज़म के एलची से मुलाकात करवाई थी। शौकत अजीज़ से उनकी पहली मुलाकात 1993 में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई थी और उस वक्त सिटी बैंक में वो काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे का मुस्तकबिल भांप लिया, दोनों दोस्त बन गए। ये 1995 में कोर कमांडर मंगला तैनात हो गए और उनका ख्याल था कि मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊँगा। 1998 में उन्होंने अपना सामान भी पैक कर लिया और ये रिटायरमेंट के बाद अपना ठिकाना भी तलाश कर रहे थे। लेकिन फिर किस्मत की देवी उन पर मजीद मेहरबान हुई और मियां नवाज शरीफ ने सीनियर जनरलों को मुस्तरद करके जनरल परवेज मुशर्रफ को 7वां आर्मी चीफ बना दिया। चौधरी निसार अली ने इस तकर्री में अहम किरदार अदा किया था। उनका ख्याल था कि जनरल मुशर्रफ की जड़ें नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के रास्ते में रुकावट भी खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन आप किस्मत का हेर फेर देखिए, जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पर कब्जा भी किया, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को रिवर्स गेयर भी लगाया, नून लीग की 2/3 अक्सरियत भी लपेट दी, बावर्दी सदर भी बन गए और अपने दोनों मौसनों बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ को जला वतन भी कर दिया। जनरल मुशर्रफ को बाद 9/11 का कैच मिला और ये पूरी मगरबी दुनिया की डार्लिंग बन गए। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्हें अपने कंधों पर उठाने लगे। ये दुनिया के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर भी आए और दुनिया जहां के सदूर और वज़राए आज़म ने खड़े होकर उनके लिए ताली भी बजाई। ये दर्जन मरतबा खाना काबा और हुजरा रसूल में दाखिल हुए। इन्हें काबा की छत पर ऐन उस जगह खड़े होने की सादत भी नसीब हुई जहाँ से हज़रत बिलाल हबशी ने फ़तह मक्का के बाद अजान दी थी। जनरल मुशर्रफ ने सैकड़ों तालिबान और अलकायदा के लीडर्स पकड़कर अमेरिका के हवाले भी किए और करोड़ों डॉलर मुआवजा भी वसूल किया। ये मुल्क के अंदर भी बादशाह गर थे। मेजर जनरल एहतशाम ज़मीन ने उनके लिए काफिले भी बनवाई और पीपल्स पार्टी के वतन से पैट्रियट भी निकाली। जनरल मुशर्रफ अपने दौर में इस कदर तगड़े थे कि अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उनके इरादों में मज़ाम होने की गलती की तो जनरल ने उनकी गाड़ी से झंडा भी उतरवा दिया और उन्हें आर्मी चीफ हाउस से माजूल करके घर वापस भिजवा दिया। अगर जामे हिफ्ज़ा की बच्चियों ने मदरसा खाली करने से इनकार किया तो जनरल मुशर्रफ ने मदरसा और मस्जिद दोनों तोप के गोलों से उड़वा दिए और यतीम बच्चों की लाशें रात के अंधेरे में दफन करा दी। अगर माजूल चीफ जस्टिस ने कराची में कदम रखा तो जनरल ने एमक्यूएम की मदद से शहर में आग भी लगवा दी और 50 लोग भी मरवा दिए। ये तकब्बर, ये गलतियाँ, ये अथॉरिटी बहरहाल जनरल मुशर्रफ के जवाल की वजह बनी। बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका की मदद से वापस आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और जनरल मुशर्रफ जला वतन होने पर मजबूर हो गए। ये 24 मार्च 2013 को वतन वापस आए, लेकिन तवील ख्वारी और आर्टिकल 6 का तोक लेकर 17 मार्च 2016 को दुबई वापस चले गए। जनरल राहील शरीफ ने उन्हें बाहर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया था। जनरल मुशर्रफ सियासत से हटकर एक शानदार इंसान थे। वर्जिश, स्पोर्ट्स, तैराकी और बुर्ज के शदाई थे। ये 2018 तक खेलते और दौड़ते भागते थे। आवाज़ में बहुत जान और गुफ्तगू में इस्तदलाल था। ये बड़े से बड़े जुगादरी को भी चंद लम्हों में चित कर दिया करते थे। जिस्म में जज्बा और गरमाइश थी। हाथ की गिरफ्त तगड़ी और यादाश्त लाजवाब थी। शुगले में के आदी थे। रोज़ दोस्तों की महफिल लगाते थे और उन्हें ज़िंदगी के लातादाद वाक़या सुनाकर हैरान कर दिया करते थे।
انگریزی، اردو لاجواب بولتے تھے، ترکی زبان بھی آتی تھی۔ یہ ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی دنیا میں ٹھیک ٹھاک مشہور تھے۔ ان کی زندگی بھی اچھی خاصی چل رہی تھی۔ UAE کے شاہی خاندان نے لندن میں بھی اپارٹمنٹ لے دیا تھا اور دبئی میں بھی، لیکن پھر 2018 کے آخر میں اچانک ان کا وزن گرنا شروع ہو گیا، جسم کے مختلف حصوں میں دردیں بھی ہونے لگی اور معدے اور پیشاب کا نظام بھی بگڑ گیا۔ درجنوں ڈاکٹرز نے معائنہ کیا لیکن ان کے مرض کی تشخیص نہ ہو سکی۔ 2019 کے آخری ماہ آ گئے لیکن بیماری کا سراغ نہ مل سکا، یہاں تک کہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے رپورٹوں کی بنیاد پر اعلان کیا کہ جنرل پرویز مشرف کو ایمیلوڈوسس نام کی بیماری ہے۔ یہ بیماری انتہائی کم ہوتی ہے۔ دنیا میں اس وقت اس کے صرف 25 مریض ہیں اور علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ 3-4 ادویات کا ٹرائل چل رہا ہے لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں ٹرائل ادویات دینے کے لیے امریکہ آنے کی دعوت دے دی، لیکن آپ جنرل پرویز مشرف کا زوال اور امریکہ کا طوطا چشمی دیکھیے۔ اس امریکہ نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا جس کی پوری کابینہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا کرتی تھی، یہ جس کے پارلیمنٹ سے خطاب کیا کرتے تھے اور جس کے لیے اخوانوں سے بھڑ گئے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل پرویز مشرف کا علاج لندن اور دبئی میں شروع ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ ان کے بون میرو میں انجیکشن لگایا جاتا تھا اور یہ درد سے تڑپتے اور منتیں کرتے تھے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی سال بھر چلتا رہا مگر یہ دوا بھی کام نہ آئی اور آہستہ آہستہ ہسپتال کے بیڈ تک یہ محدود ہو کر رہ گئے۔ کھانا پینا معطل ہو گیا، چلنا پھرنا مفقود ہو گیا اور آخر میں بول چال بھی بند ہو گئی۔ انہیں اب نلیوں کے ذریعے خوراک اور آکسیجن دی جا رہی تھی۔ یہ پاکستان واپس آنا چاہتے تھے، حکومت بھی انہیں لانا چاہتی تھی مگر یہ سفر کے قابل نہیں ہے اور انہیں جو بھی اس حالت میں دیکھتا وہ اپنی آنکھیں خشک کرنے لگتا اور جنرل مشرف کے عروج کا زمانہ ان کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ بے شک خدائی صرف خدا کی قائم رہتی ہے، لاریب ہم محض انسان ہیں، ہڈیوں گوشت اور خون کا بدبودار مغلوبہ، اور بے شک ہم اور ہمارا غرور، ہم اور ہمارے عہدے، ہم اور ہمارا عروج و زوال، یہ سب قدرت کے اس کارخانے کے فرش کی میل بھی نہیں ہے۔ بس ہم آوارہ دستک کی طرح آتے ہیں اور ہوا کے جھونکوں کی طرح چلے جاتے ہیں اور ہمارے پیچھے صرف عبرت کی کہانیاں رہ جاتی ہیں، وہ بھی کتنی دیر، 2، 4، 5 سال، 10 سال، اور اس کے بعد طویل اندھیرا اور نہ ختم ہونے والا سکوت ہوتا ہے۔ یا میرے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہم عصر کے بیٹے ہیں اور اس دنیا سے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں سمیٹ پاتے۔ صرف تو ہی ابد ہے، تو ہی آخر ہے، بس ہمیں معاف کر دے، ہم اپنی جانوں کے سب سے بڑے ظالم ہیں۔